हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए, जिसमें साइंस में एक चैप्टर है फसल उत्पादन तथा प्रबंधन। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने आज 48 प्रश्न लिए हैं। प्रश्न पढ़ता जाऊंगा और उत्तर आपको बताता जाऊंगा, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो आइए इसे शुरू कर लेते हैं कि पहला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जानवरों के प्रजनन, पोषण तथा पालन से संबंधित है। तो ये बच्चों होता है पशुपालन विज्ञान, यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला आपका सही होगा। ठीक है। दूसरा है यूरिया है एक। तो यूरिया कौन चीज है? ये बच्चों एक प्रकार का उर्वरक है। तो यहाँ से ऑप्शन आप पहला वाला यहाँ पर भी सही हो जाएगा। तीसरा है मृदा का किससे विचरण आवश्यक है। ठीक है। तो ये होता है सिंचाई और जुताई और समतलीकरण, तीनों से नहीं है। यहाँ से ऑप्शन डी वाला बच्चों सही होगा। प्रश्न देखिए आपके सामने, चौथा है, 4 नंबर में आपको बताना है कार्बनिक मूल्य जो पादप तथा जंतु वर्जों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन बच्चों अगर आप ए चुनते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कार्बनिक खाद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एकांतर क्रम से अन्य फसल उगाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बच्चों फसल चक्रण। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पोषक नहीं है। ठीक, कार्बनिक पोषक की बात की जा रही, जो नहीं है वो चाहे अमोनियम सल्फेट हो, सुपर फास्फेट हो या पोटेशियम क्लोराइड, ये कोई भी नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। सातवां है, मछली की पूंछ, फिन तथा हड्डियों का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। ये उर्वरक और चिपकाने वाले पदार्थ दोनों में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी वाला बच्चों सही हो जाएगा। अगला है, मछली फार्म क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं हेचरी, यानी ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो यानी यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। नवा है, शहद में क्या पाया जाता है। तो शहद में बच्चे शर्कराएं भी होती, खनिज भी और एंजाइम भी। तो यहाँ से ये हमारा ऑप्शन चौथा वाला सही होगा। 10वां है, मधुमक्खी की बॉक्स क्या कहलाते हैं। तो इन्हें एपियरीज कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ से सही होगा। अगर मैं प्रश्न 11 की बात करूं तो 11 में पूछ रहा है, सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है जो प्रदान करता है, यानी जो भोजन है वो हमें क्या प्रदान करता है। तो भोजन से सभी को बच्चों ऊर्जा ही मिलती है। तो यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है 12, मधुमक्खियों के क्रियाकलाप से एक सह उत्पादक प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से प्राप्त उपयोगी पदार्थ कहलाता है क्या। जल्दी से इसको आप लोग बताइए। तो ये होता है मधुमक्खी मोम, यानी ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। अगर हम अगले की बात करें, छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा निर्मित कक्ष क्या कहलाते हैं। तो ये कोष्ठ कहलाते हैं बच्चों। ऑप्शन सी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। अगला है, एक स्थल पर उगने वाले समान पौधे क्या कहलाते हैं। तो ये तो बच्चों फसल होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अगला है, हरे पौधे किसके द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इसी के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला है, जीवधारी निम्न शरीर कार्य के लिए भोजन तथा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ये पाचन, श्वसन और उत्सर्जन, इन सबका सहायता लेते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, जुताई को क्या कहा जाता है। जल्दी से बच्चों बताइए। तो जुताई को टेरलिंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, फसल से हम क्या प्राप्त करते हैं। खाद्यान्न, फल और सब्जियां सभी मिलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी को चूज कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल आप सभी लोग परिभाषा जरूर जानते होंगे रबी फसल की। रबी फसल
क्या होती हैं जो आपकी अक्टूबर नवंबर में हो जाती हैं? तो ये आपका यहाँ पर गेहूं है, मटर है, सरसों, ये सभी आती हैं। अगला आपका प्रश्न देखिए 20वां है, कृषि में प्रयुक्त यंत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उनको सीधी सी बात है, आप उन्हें कृषि यंत्र ही कहते हो। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। 21 है, मृदा किसके लिए माध्यम का कार्य करती है? तो ये बीज अंकुरण और फसल वृद्धि दोनों के लिए करती है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, मृदा में बीज रखना क्या कहलाता है? तो इसको बीज की बुवाई बच्चों कहा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। अगला प्रश्न 23 है, अ, विभिन्न अंतरालों पर फसलों को जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो ये क्या कहलाती है? तो जो पानी हम फसल को देते हैं तो उसको हम लोग सिंचाई कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन सी को सही कर लेंगे। अगला है, फसल के खेतों को जल आपूर्ति की जाती है किससे? तो देखिए, नालियों से, कुओं से और वर्षा से। तो यहाँ पर ये सभी आंसर सही है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी कर लेंगे। गर्मियों में खेतों में किससे जल के वाष्पीकरण द्वारा सिंचाई की आवृत्ति अधिक होती है? मृदा से, पादप सतह से? तो जल्दी से इसको बताइए। तो ये मृदा और पादप सतह दोनों हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही होगा। 26वां आपके लिए प्रश्न दिया गया है, फसल के लिए जल आपूर्ति के अधिक से क्या हो जाता है? तो बच्चों, ये मृदा सतह पर वायु कम हो जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला बच्चों सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 27 है, जंतु से प्राप्त भोजन में किसकी अधिकता होती है? तो जंतु में बच्चों प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक। अगला है, खेतों में उर्वरक मिलाने का प्रक्रम जिससे मृदा में पोषकों की मात्रा बढ़ जाती है तथा फसल को लाभ प्राप्त होता है, ये क्या कहलाता है? ये जल्दी से इसको बताइए। तो इसको बोलते हैं बच्चों खाद देना। अगला है, फसल के पौधों के अतिरिक्त अन्य पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो अन्य पौधे अतिरिक्त उग जाते हैं उनको हम लोग खरपतवार कहते हैं, जो अनावश्यक रूप से उग जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 30वां है, खेत में खरपतवारों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो अंग्रेजी में बताना है, इसको बोलते हैं वेंडिंग, या फिर इसको हिंदी में लिख कर के आएगा निराई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य पीड़क यानी पिष्ट है? कीट, चूहा, चिड़िया, उपयुक्त, सभी? तो ये तो बच्चों सभी है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आप लोग लगा लीजिएगा। अगला है, खाद्यान्न की कुल प्राप्ति क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं फसल उत्पादन। ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, फसल की जीवधारियों से रक्षा करने के लिए प्रयुक्त रसायन क्या कहलाते हैं? तो जो रसायन होते हैं इनको हम लोग कीटकनाशी कहते हैं, यानी कीटनाशक भी इनको कहा जाता है। अगला है, परिपक्वन के पश्चात फसल निष्कासन, यानी जब हम निकालते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है। जब पक जाती है तो उसको हम लोग कटाई बोलते हैं अपनी भाषा में, आप लोग भी जानते होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्यान्न नहीं है, यानी जो खाद्यान्न की श्रेणी में नहीं आता। तो जैसे कोई दलहनी फसलें होती हैं, कुछ खाद्यान्न की होती हैं, कुछ दलहनी होती हैं, उस हिसाब से आपको बताना। तो यहाँ से देखिए, मटर जो है आपकी दलहनी फसल है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ, ये सब हमारी खाद्यान्न फसलें होती हैं। अगला हमारा एक प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन से परिपूर्ण है? तो जल्दी से बताइए। और अगर ऑप्शन आप चुनते हैं मटर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब वो फसल रबी की होगी। तो रबी की फसल यहाँ पर ये सरसों है, धान है, मक्का है, मूंगफली, ये सभी हमारी फसलें खरीफ की है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पौधरोपण द्वारा नहीं उगाया जा सकता, यानी पौधा लगा के आप बो के दोबारा लगा के उन्हें नहीं लगा सकते। मटर देखिए डायरेक्ट आपकी बोई जाती, बाकी मिर्च है, मटर, धान, ये सब लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो यहाँ पर 39 में एक सोयाबीन जो है वो रबी फसल नहीं है, बाकी सभी आपकी मटर है, गेहूं है, अलसी, ये सभी रबी फसल है। अगला है, टमाटर को
उगाने की विधि क्या है? तो ये तो पौधरोपण से उगाया जाता है बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ से डी वाला आप लोग चूज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरकों द्वारा मृदा को प्राप्त नहीं हो सकता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो ह्यूमस होता है उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। रासायनिक की बात की जाती है, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस ये आप अतिरिक्त रूप से ला करके बाजार से डालते हो। अगला प्रश्न है, मटर के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित जीवाणु वायुमंडल में निम्नलिखित किसका स्थिरीकरण करता है, यानी कौन सा उसके अंदर लाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसको भी याद रखिएगा, नाइट्रोजन होता है, जो भी दलहनी फसलें होती हैं उनमें स्थिरीकरण रहता है। अगला है, मुर्गी पालन से हमें क्या प्राप्त होता है? सभी को मालूम है, जो मुर्गी पालन होती है उससे हमें अंडा और मांस दोनों मिलते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बच्चों सही होगा। अगला है, कटी फसल को पीट कर दानों से निकालना क्या कहलाता है? सभी को पता है, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेसरिंग। ठीक है, थ्रेसरिंग मतलब जो पकी हुई फसल को उससे दानों को निकाला जाता। अब देखिए 45वां प्रश्न है, सरकारी एजेंसी जो किसान से अनाज बेचने, सुरक्षित संग्रहण तथा वितरण के लिए उत्तरदायी है वो कौन सी है? तो हमारे वो FCI है, यानी ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? देखिए विटामिन ए मछली के तेल में कौन कौन चीज़ है, इसका मतलब अधिकता रहती है। तो यहाँ पर देखिए उसमें विटामिन आपकी जो है ए भी रहती है और विटामिन डी भी रहती है। तो यहाँ से ऑप्शन जो सी वाला बच्चों है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हमें याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है, फसली पादप तथा वृक्षों की सिंचाई की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? जो फली पादप होते हैं उनके लिए पूछा जा रहा है। तो ये ड्रिप सिंचाई जो होती है, आपने देखा होगा ड्रिप सिंचाई क्या होती है। तो ये ड्रिप सिंचाई जो है फली पादप और वृक्षों की सिंचाई के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब है, असमतल खेतों की सिंचाई के लिए कौन सी अ, किस को वरीयता दिया जाना चाहिए? तो जो समतल खेत नहीं है वहाँ पर अगर आप स्प्रिंकलर जो है पद्धति का अगर उपयोग किया जाए तो यहाँ पानी भी आपका कम लगेगा और हर जगह पहुँच भी जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। कुल मिला के आज के ये 48 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। इस प्रकार की वीडियो हम आपको प्रतिदिन देते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।